नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों को अगर एजेंडे को हम देखें तो काफी अहम दिन है आज। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और अब तक के बजट सत्र को देखें तो संसद में तीन चीजें साफ तौर पर दिखाई दी हैं। पहला कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है उसमें विकसित भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नेंस रिफॉर्म्स और आत्मनिर्भरता जैसे कोर थीम्स केंद्र में रही है। दूसरा, हमने देखा है कि दोनों ही सदनों में जो चर्चा हो रही है उसमें अलग अलग दलों के सांसद जो अपने विचार रख रहे हैं उसमें कई अहम बातें सामने आई हैं। और मुख्य जो पहलू है वो आज ये रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे दोनों ही सदनों में इस चर्चा का। मेरे साथ तीन बेहद खास मेहमान इस समय स्टूडियो में जुड़े हुए हैं जिनका मैं स्वागत करूंगी। प्रदीप पुरोहित जी हैं जो कि लोकसभा के सांसद हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सीमा द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी सीमा जी। वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और हम देख रहे हैं कि काफी अहम पड़ाव इस समय आ चुका है। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। अब तक देखें जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े जो चार बड़ी थीम्स एक तरह से हम देखें जो अब तक चर्चा में आई हैं, विकसित भारत, नेशनल सिक्योरिटी, आत्मनिर्भरता और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आप इसे कैसे देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म पॉलिसी रोड मैप के रूप में देख रहे हैं? और जो भी चर्चा हमें खासतौर से लोकसभा के अंदर दिखाई दे रही है, हमें गतिरोध भी देखने को मिला है इस दौरान, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना विचार वक्तव्य सरकार के ओर से रखे हैं और जो विजन सरकार का है वो विजन है कि देश कैसा आत्मनिर्भरशील बनेगा, विकसित देश का कल्पना किया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी का भी बात है और दुनिया में जब 2047 में हम 100 साल मनाएंगे देश के, तब जो रोडमैप बनाया गया है दुनिया में सबसे ताकतवर समृद्ध देश कैसे बनेगा उसका रोडमैप इसमें है। उसमें प्लिंथ पकाने का काम सब कर रहे हैं। मोदी जी का वो विजन पर एनडीए सरकार वही विजन में काम कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी का वक्तव्य है, उनका जो एड्रेस है उनके ऊपर चर्चा 18 घंटा का चर्चा करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो वो डिसाइड किया था, चर्चा शुरुआत हुआ। सरकारी पक्ष के विपक्ष के ओर से राहुल गांधी जी ने चर्चा शुरुआत की, लेकिन ऐसी ढंग से चर्चा शुरू की कि जिस ढंग से उन्होंने, जैसे स्पीकर जी बारंबार बोले कि जो रूल रेगुलेशन प्रोसीजर है उसी के हिसाब से कोई जो किताब है या कोई मैगजीन से कोई चीज़ निकला है इसको आप कोट नहीं कर सकते हैं। और ये बताने के बाद भी ये मेरे को लग रहा है जो सरकार का जो विजन है जिसमें वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी आज स्पीच आने वाले हैं, मोदी जी का स्पीच लोगों तक नहीं पहुंचे, पार्लियामेंट में नहीं बोल सके और दूसरा लाइन में लेते हुए ये सेशन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे चलेगा लोकसभा? जैसे आपका क्रिकेट मैच होता है, अंपायर होता है, अंपायर का डिसीजन फाइनल होता है। अंपायर का अगर डिसीजन कोई टीम नहीं मानेगा, कोई कैप्टन नहीं मानेगा तो चलेगा कैसा? टीम खेल कैसा हो सकता है? ऐसे रूल रेगुलेशन प्रोसीजर से लोकसभा चलता है, उसको तो कोई भी मानना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री भी मानते हैं, ओपोजिशन लीडर को भी मानना पड़ेगा। लेकिन उन लोग का कोशिश ये है कि जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चला रहे देश को, और महामहिम राष्ट्रपति जी का जो सरकार का जो विजन लक्ष्य के ऊपर जो चर्चा होने वाले हैं, उनके ऊपर कोई बात इनके पास नहीं है जो कि सरकार को काटगड़ा में इन लोग खड़े कर सकते हैं। इसलिए शायद मेरे को लग रहा है गुमराह देश को गुमराह करने के लिए इन लोग का एक बड़े कोशिश चला रहे हैं। बिल्कुल। सीमा जी, अगर हम राज्यसभा में इस चर्चा को देखें और समझें तो हम जानते हैं कि इस बात का महत्व है कि जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं संसद की जिम्मेदारी है कि इस पर चर्चा हो और बेहतरीन चर्चा हमें देखने को मिले। तो राज्यसभा की भूमिका और राज्यसभा में हुई चर्चा, इसे आप कैसे देख समझ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला है और हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला है जो 9वीं बार बजट पेश कर रही है। राष्ट्रपति महोदया का जो अभिभाषण था, जो उनका चर्चा था, वो बहुत ही संतुलित था
और उस चर्चा में चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को हित में ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रपति महोदया का था। और उसकी चर्चा को लेकर के हमारी राज्यसभा में भी चर्चा होनी शुरू हुई है। हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने बहुत सुनहरा अवसर दिया है सबको बोलने का, सबका समय तय कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष क्या है कि विपक्ष कभी कोई बात सुनना नहीं चाहता। आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हो रहा था तो किस तरह से विपक्ष के लोगों ने उपद्रव किया था, किस तरह से हो हल्ला किया था। उनको कोई अच्छी चीज़ सुननी ही नहीं है। और हमारी राज्यसभा, जो राज्यसभा में हमारे नेता आए आदरणीय JP नड्डा साहब, जिस तरह से उनका वक्तव्य होता है, जिस तरह से उनकी बात होती है, वो सुनने के बाद अच्छा लगता है कि कोई सरकार का पक्ष इतना अच्छा रख रहा है। जो अपोजिशन है हमारी राज्यसभा में, खास करके जो TMC वाले हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, इनको कोई अच्छी बात नहीं सुननी होती और ये हर बात पे हो हंगामा करके हल्ला करते हैं। तो आज भी चर्चा हमारे यहाँ है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। अब देखना है कि विपक्ष आज क्या करता है। ठीक है रोशन जी, आप इसको कैसे देखेंगे? जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बजट सत्र में चर्चा हो रही है, इससे कितना इश्यू सेंट्रिक माने, क्योंकि तमाम गतिरोध भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। किस तरह से आप इस चर्चा का आकलन कर रहे हैं? देखिए, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस पर जब धन्यवाद प्रस्ताव होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच इतना अच्छा एक माहौल, उनके बीच एक मौका होता है कि सरकार अपना पक्ष रखती है और अपोजिशन उन मुद्दों पर जो उनको लगता है कि हमें इन मुद्दे उठाने चाहिए उस पर चर्चा करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने देखा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने 2020 के मुद्दे उठा रहे हैं, पुराने मुद्दे उठा रहे हैं और बार बार उठा रहे हैं। इसी सत्र में नहीं, हर सत्र में वो उठाते हैं और उससे जो डिस्कशन का जो एक माहौल बनना चाहिए, जो टोन सेट होना चाहिए, वो डिरेल हो जाती है। तो आपने देखा कल पूरे दिन भर सदन नहीं चल पाया इसी कारण, क्योंकि वो हंगामा हुआ और उसके कारण 8 सांसदों को निलंबित भी करना पड़ा। लेकिन राज्यसभा में इसके वनस्पत हमने देखा कि फिर भी चर्चा हुई। वहाँ थोड़ा सा जो FTA को लेकर, US इंडिया FTA हुआ, उसके लेकर थोड़ा कांग्रेस की तरफ से शोर शराबा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर वहाँ चर्चा हुई। तो ये इतना एक सुनहरा मौका होता है। जो अपोजिशन कहता है कि बार बार जब BSA की मीटिंग होती है कि हमको बोलने नहीं दिया जाता, ये हमारी ये इशू हैं, इन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो जब ये सत्र शुरू हुआ था उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा था कि ये मौका है, आपको जो मुद्दे उठाने हैं, जो भी आप कह सकते हो, जो भी जनता के मुद्दे हैं आप इसमें उठाइए और इसमें आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इसी इशू को आपको उठाना है। वो उन्होंने इतना अच्छा मौका अपने हाथ से उन्होंने खो दिया है। आज प्रधानमंत्री का जवाब होगा तो जो राहुल गांधी जी ने उस इशू उठाए हैं वो प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देंगे। लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर बात हो सकती थी और अभी जब बजट पर चर्चा होगी तो भी वही मुद्दे हैं कि आपको जो जनता के मुद्दे हैं उनको आप उठाना चाहिए और सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन मामला कुछ और हो जाता है। मामला फिर पुराने इशुओं पर, पुराने मुद्दों पर बात होती है और फिर शोर शराबा, हंगामा। और जैसे हमने कल देखा, बहुत ही अनरोली सीन देखा था, कागज़ के टुकड़े फेंककर सत्ता पीठ की तरफ फेंके गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हालांकि इनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है, लेकिन एक अच्छा मौका था जिसको विपक्ष ने गंवाया है। ठीक है, पवन कुमार शर्मा मेरे सहयोगी इस समय संसद भवन परिसर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, किस तरह का अपडेट आप देंगे? हम जानते हैं कि जो चर्चा है वो जारी है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों ही सदनों में, और आज प्रधानमंत्री का जवाब होगा दोनों सदनों में। तो कितना अहम आज का दिन रहेगा प्रश्नकाल को लेकर भी और बाकी की कार्रवाई पर भी अगर नजर डालें तो? प्रीति, अगर पिछले 2 दिनों की बात करूं, लोकसभा की बात करूं तो व्यवधान है, हम सभी जानते हैं। और ये परंपरा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव होता है तो सभी सहयोगी दल भी सरकार का साथ देते हैं और विपक्ष अपनी बात रखता है। पर जैसा हंगामा हो रहा है, हम सभी जानते हैं, चीन के मुद्दे को लेकर जो बात रखना चाह रहे हैं राहुल गांधी और बाकी विपक्ष के जो नेता हैं, कल जब राहुल गांधी से आगे भी बढ़ने की बातें हुई जब, तो जो सभी पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे DMK की बात करें, चाहे TMC की बात करें, उन्होंने भी अपनी बात कहने से
जो है मना कर दिया कि हम अपनी बात नहीं कहना चाहते और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मतलब विपक्ष जो है कम से कम इस मुद्दे पे एकजुट दिख रहा है और जो चर्चा है अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जहां तक बात करी, हमने देखा कि ये अमूमन होता नहीं है राष्ट्रपति अभिभाषण पे, पर हमने देखा कि 8 सांसदों को जो है निलंबित किया गया, जिसमें 7 जो सांसद है वो कांग्रेस के थे, एक सीपीआईएम के थे, और वो जैसे कागज उछाला गया, वो टेबल पे चढ़ गए, ये सारी चीजें हुई है संसद में और उनको निलंबन भी हुआ है। और ये भी एक मुद्दा बन जाएगा क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हमारी आवाज जो है वो कहने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने स्पीकर को पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि एक विपक्ष के नेता के तौर पे और एलओपी होने के नाते अपनी बात कहने का मौका मुझे नहीं दिया जा रहा, तो ये उन्होंने पत्र जो है स्पीकर के पास है। हालांकि सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने कहा है कि इस तरह से संसद नहीं चलेगा, जैसे हमारे माननीय सांसद ने भी कहा कि अंपायर की तो माननी पड़ेगी, स्पीकर जो है देश के संवैधानिक पद पे है, उन्होंने जो निर्णय दे दिया है, जो व्यवस्था दे दी है, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एलओपी के नाते समझदारी दिखानी चाहिए, विपक्ष को भी समझदारी दिखानी चाहिए। तो उम्मीद है कि आज ये बात आगे बढ़ेगी प्रीति, और इसमें जैसा हमने कहा कि पहले से ही बीएसी में तय भी हो गया था कि प्रधानमंत्री जो है चर्चा का जवाब देंगे 4 तारीख को, तो आज वो लोकसभा में प्रधानमंत्री जो टेंटेटिवली जवाब भी देंगे, अपनी बात रखेंगे, और क्योंकि उनके कार्यक्रम भी आगे, तो उसको पूरी संभावना है कि जो आज ही जो प्रधानमंत्री जो अपनी बात रखेंगे। उसके अलावा प्रश्नकाल से शुरुआत होती है लोकसभा में, तो 2 दिन तो बहुत अच्छा प्रश्नकाल हुआ प्रीति, हालांकि कल उसमें व्यवधान हुआ। आज के अगर मैं प्रश्नकाल की बात करूं तो महत्वपूर्ण सूची रहती है प्रश्नों की, 20 प्रश्न जो रहते हैं लोकसभा में लिस्टेड रहते हैं, उसमें से आज जो है सबसे ज्यादा रेलवे से जुड़े हुए प्रश्न है, रेलवे से जुड़े बिल्कुल पवन, आपको मैं रोक रही हूं, प्रश्नकाल पर आप पूरा डिटेल हमें बताइए। हम जानना चाहेंगे कि आज कौन कौन से मंत्रालय हैं जिन पर अहम सवाल आज पूछे जाने हैं दोनों ही सदनों के अंदर। बस कुछ ही पलों में मैं आपके पास आती हूँ। एक तरह से प्रदीप पुरोहित जी, जब हम बात कर रहे हैं और क्योंकि आज नजरें होंगी कि आज चर्चा आगे कैसे बढ़ती है इस पर भी, और प्रधानमंत्री का जवाब क्या आता है, किस तरह से वो बातें रखते हैं अपने जवाब के जरिए, इस पर भी नजर होंगी। तो प्रधानमंत्री के रिप्लाई को कैसे देखें समझें, क्योंकि वो केवल एक तरह से चर्चा का जवाब भर नहीं होता, पॉलिसी की क्लैरिटी का मोमेंट भी होता है, यही मानते हैं? एकदम सही बोले प्रीति जी। आज तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का जो स्पीच था, अभिभाषण था, उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने वाले हैं। ये देश जानता है, सभी लोग जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में, उसका राज्यसभा में, दोनों सदन में उनका स्पीच है आज। और जो अपोजिशन लोग हैं, मेरे को लग रहा है राहुल गांधी जी विशेष तौर पर, वो मेरे को लग रहा है जो मैच्योरिटी होना चाहिए, जो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हम बोलते हैं, वो मैच्योरिटी शायद देश लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पास वो मैच्योरिटी नहीं है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो स्पीकर जी ने कल जब वो बोले, आप देखे होंगे संसद टीवी में तो लाइव भी होता है, कि 10 बार उनका लाइट जलाए थे कि हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, वो बोल के आप बोलिए, फिर वो बोलना की कोशिश कर रहे हैं, फिर लाइट जलाए, फिर अपोजिशन ऐसे ढंग से अपोजिशन लोगों ने उनके साथ मिलकर हो हल्ला किए। 10 बार लाइट जलाने, बोलने के मौका देने के बाद भी वो बोलना नहीं चाहते हैं। और काफ़ी मुद्दा है जो वो बोलने चाहते हैं, उसके अगले भी क्या नरेंद्र मोदी जी का सरकार को समालोचना करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और काफ़ी सारे कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, वो बोल सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। उन लोग तो बोलते हैं कि सरकार ठीक नहीं चल रहा है, मोदी जी ठीक नहीं चला रहा है, तो बाकी चीज़ को ऊपर बोलने में कौन रोक रहा है उनको? वो बोलना चाहिए, काफ़ी सारे उनका पास मौका है। राष्ट्रपति का अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में वो काफ़ी सारी चीज़ देश को लोगों को बताना चाहिए, लेकिन कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। इसलिए एक मुद्दा में वो फंस कर कि मोदी जी को अपमान करेंगे, देश का सैनिक लोग को अपमान करेंगे। इसी सिलसिले में वो जो चला रहे, ये कहीं ठीक ढंग से नहीं चला है, देश उनको देख रहा है। और मेरे को लग रहा है कि मोदी जी का जो आज स्पीच होने वाला है, वो जो उनका वक्तव्य होगा 2047 में, हमारा 100 साल पूरा होगा इस देश का आज़ादी के बाद। तो मोदी जी संकल्प लिए हैं, देश संकल्प लिया है कि 2047 100 साल में हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, इसको आत्मनिर्भरशील बनेगा हमारे देश, विकसित भारत बनेगा, छात्र, युवा, SC, ST, महिला सभी लोग एक साथ कैसे बढ़ेंगे और दुनिया में हम सबसे आगे बढ़ेंगे, समृद्ध बनेगा। इस संकल्प के मोदी जी का काम है।
कि 5 साल का कोई प्रोजेक्ट दे देंगे फिर चुनाव लड़ के हम जीत जाएंगे, ऐसा सोच में मोदी जी का नेतृत्व में ये देश नहीं चल रहा है। मोदी जी का नेतृत्व में, एनडीए सरकार के नेतृत्व में 2047 में दुनिया में सबसे एक ताकतवर देश हम भारत को बनाएंगे, समृद्ध भारत बनेगा। इस लक्ष्य उद्देश्य लेके मोदी जी का शासन चला रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि अपोजिशन लोग ने ये हल्ला नहीं करके, और पता है देश को पता है उन लोग कि मोदी जी का नेतृत्व में क्या क्या गलत हमने किया है, मोदी जी कैसे गलत है देश के लिए, पॉलिसी कैसे ठीक नहीं है, बाकी सारे चीज बताए, कौन मना कर रहा है। उनके पास काफी सारा स्कोप है। मेरे को लग रहा है कि उनके पास कोई बोलने वाली चीज है नहीं, मोदी जी को टारगेट करने वाली चीज है नहीं। और मोदी जी का जो स्पीच होने वाले हैं, जो सारे देश में और कोई नया चीज शायद आने वाले हैं मोदी जी का स्पीच में, उनको रोकने के लिए, मोदी जी का स्पीच को रोकने के लिए ये टेक्निक शायद मेरे को लग रहा है ऑपोजिशन ने बनाए हैं। सीमा जी, आपकी नज़र में ऐसे कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं जो आपको लग रहा है कि खासतौर से राज्यसभा के अंदर जवाब में प्रधानमंत्री के संबोधन में दिख सकते हैं? प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमेशा उत्साहवर्धक होता है, ज्ञानवर्धक होता है, और प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमेशा सही तथ्यों पर होता है। आपने देखा होगा, रही बात चर्चा कराने की बात, जब भी कोई, चाहे SIR की बात रही हो, चाहे जी राम जी का विधेयक रहा हो, हमारी सरकार कहती है कि आपको जितना चर्चा करनी हो चर्चा करिए, हम चर्चा कराने को तैयार हैं। आपने देखा होगा रात रात तक 3-3 बजे तक पार्लियामेंट चली, सार्थक चर्चा हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन होगा वो सत्य को लेकर के होगा, सच्चाई को लेकर के होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जो भी विजन लेकर के चलते हैं, चाहे वो विकसित भारत की बात करिए, चाहे आत्मनिर्भर की बात करिए, चाहे महिलाओं की बात करिए, चाहे किसानों की बात करिए, चाहे युवाओं की बात करिए, चाहे आप वैज्ञानिकों की बात करिए, देश में हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का जो विजन है बिल्कुल वो साफ है। और उनका सबसे बड़ा विजन यही है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और 2047 में हमारा देश विकसित भारत बने। ये उनका विजन है, ये उनकी सोच है, और उसी दिशा में सरकार हमारी लगातार काम कर भी रही है। आपने देखा होगा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो रोजगार की बात नहीं कर सकते, बिजली की बात नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं कर सकते, कानून की बात नहीं, कोई कायदे की बात नहीं कर सकते। वो जब भी कोई बात करते हैं अनर्गल प्रलाप करते हैं, जिनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता, जिनकी बातों का कोई आधार नहीं होता, वो तथ्यहीन बात करते हैं, उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का बिल्कुल साफ क्लियर है कि मैं प्रधान सेवक हूँ, जनता ने मुझे चुना है, जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है, मेरी पूरी पार्टी जनता की सेवा करेगी। और जनता की सेवा वो डायरेक्ट करते हैं, कोई बिचौलिए के रूप में नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जितना भी जनता से जुड़ा हुआ, जितना भी पब्लिक से जुड़ा हुआ फायदा होता है वो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा उनके खाते में जाता है। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी पारदर्शी नीति है। और मैं साफ शब्दों में अगर ये कहूँ, अगर विपक्ष प्रधानमंत्री जी को सुन ले, अगर प्रधानमंत्री जी की बातों पर कमल कर ले विपक्ष, तो मैं समझती हूँ जनता भी इनके बारे में कुछ अच्छा बोलेगी। वरना इनकी जो करनी है, जो कथनी है, दोनों में बड़ा फर्क है। कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है। कांग्रेस ने जो काम किया है, देश को गर्त में ले जाने वाला काम किया है, देश को पीछे ढकेलने वाला काम किया है। मुझे तो वो वक्त याद है जब मैं विधायक हुआ करती थी, 1996 से लेकर के 2017 तक मैं विधायक रही। मैंने ये देखा था पहले मेरा भारत कितना कमजोर था, पूरी दुनिया बोलती थी तो मेरा भारत चुपचाप सुनता था। 2014 में मोदी जी के आने के बाद से इतना बड़ा परिवर्तन आया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। ठीक है। और रोशन जी, एक तरह से देखें तो संसद का जो मुख्य उद्देश्य है या कार्य है वो पॉलिसी स्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं जो नेशनल डायरेक्शन है उसको तय करना है। अब जो डिबेट है, इस पर जो चर्चा है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, और इस पर प्रधानमंत्री के जवाब का प्रभाव, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जो सरकार की प्रायोरिटीज हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग है, या फिर पार्लियामेंट की अपनी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, इस पर किस तरह से पड़ता है? देखिए, जो भी नीतियाँ बनती है वो हमारा संसद, हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, यहीं से सब कुछ तय होता है। और यहीं से जब प्रधानमंत्री या हमारे जो भी नेता हैं वो कहते हैं तो पूरा देश को संबोधित करते हैं कि क्या चल रहा है। अपोजिशन अपनी बात करता है, सत्ता पक्ष अपनी बात करता है, और जब प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं तो पूरा देश को एड्रेस करते हैं। जो आपने बात कही कि आज प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई होगा,
और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया था वो सरकार की पॉलिसियां क्या होंगी, क्या चली अभी तक और क्या होने वाली है, 2047 तक देश को कैसे विकसित करना है, उसका एक पूरा रोड मैप है। उस रोड मैप पर प्रधानमंत्री आज अपना एक एक बिंदुओं पर उसका जवाब देंगे। और इस बीच दो और मुद्दे आए जो बहुत अच्छे रहे भारत के पक्ष में। एक तो ईयू से जो समझौता हुआ है यूरोपियन यूनियन से, वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट रही है। और दूसरा जो यूएस इंडिया ट्रेड एफटीए हुआ है, वो एक दूसरा बहुत बड़ा इशू है। और इन दोनों इशू पर मुझे लगता है कि जो अभी तक लोग कह रहे हैं या जो अपोजिशन ने बात कही है, कल उन्होंने राज्यसभा में भी शोर शराबा किया था कि किसानों के मुद्दों पर कंप्रोमाइज़ किया गया है, तो उस पर आज प्रधानमंत्री बहुत विस्तार से जवाब देने वाले हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से 50% टैरिफ लगाया था, उसको जिस तरह से रिवर्स किया 18% पर, और हमारा एक एफटीए हुआ है, एक व्यापार समझौता हुआ है, उसको देश को क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखने वाले हैं। दूसरा जो मुद्दा है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत करना है, उसमें एक मुद्दा है कि हमारे 25 करोड़ जो लोग गरीबी से नीचे उनको बाहर निकाला गया है। तो कैसे निकाला गया है, क्या क्या हमने उसमें ऐसी पॉलिसियाँ क्या क्या रहेंगी जिससे गरीबी से लोग बाहर आए। आज टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आज एआई मिशन आ रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को टेक ओवर कर रहा है। भारत ने जो एआई मिशन किया है उसका क्या होगा। अभी भारत में प्रगति मैदान में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो दुनिया की चीज़ें हैं, जो जहां दुनिया आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ हम भी कदम ताल कर रहे हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखेंगे। जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, भारत का जो इन्वेस्टमेंट के जो अभी बजट में जो अभी वित्त मंत्री जी ने इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट की है, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने बात कही है, इन सब पर प्रधानमंत्री का एक जवाब आएगा और देश को एक विश्वास जगेगा कि अगर हम 7% से जीडीपी की दर से अगर हम विकास कर रहे हैं, तो जो हमारा टारगेट है कि हम 8 से ऊपर चले जाएं, हमारी जो जीडीपी दर होगी, वो देश को एक विश्वास दिलाएंगे। तो हमें आज इंतजार करना चाहिए और प्रधानमंत्री की बातों को उसमें सुनना चाहिए। बिल्कुल, और चर्चा को हम जारी रखेंगे। एक बार फिर से हम रुक करेंगे मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा का। पवन, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो प्रश्नकाल है आज अहम रह सकता है, और हमने कल देखा भी था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार कोशिश की और सदस्यों से कहा कि प्रश्नकाल की कार्रवाई को चलने दे, लेकिन गतिरोध देखने को मिला। आज कौन से अहम मंत्रालय हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आज पूछे जाने हैं? लोकसभा की बात करूं अगर मैं प्रीति, तो प्रश्नकाल की शुरुआत होती है। हालांकि शुरुआती 2 दिन बहुत अच्छा प्रश्नकाल चला। कल जो है व्यवधान रहा प्रश्नकाल में और कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित किया गया और बाद में 4 बजे वो पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। प्रश्नकाल में आज अगर बात करूं तो रेलवे से जुड़े सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं, और उससे क्योंकि रेलवे सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करूं मैं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीति, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और पीडीएस सिस्टम, जो भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो अनाज मिलता है, उससे संबंधित ये सवाल है। ये नलिन सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं और इसके दुमका से सांसद हैं, और डॉक्टर निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं, उनका ये सवाल है कि जो अलग अलग प्रदेश हैं, अपने प्रदेश और अपनी संसदीय सीटों का तो बात कर ही रहे, पर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में पिछले 3 वर्षों में इसके अंतर्गत, पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत और इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कितना अनाज दिया गया, उसका वो आंकड़ा मांग रहे हैं। तो ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है। जो रेलवे की बात करूं तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स इन केरला, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने पूछा कि केरल में जो वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन शुरू हुई है उसमें केरला में कैसी स्थिति है, वो कब केरला में शुरू होगी, उससे संबंधित सवाल है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वंदे भारत स्लीपर जो रैक्स हैं वो चंदन चौहान है, आरएलडी के सांसद हैं बिजनौर से, और उसके साथ यदुवीर वाडियार हैं, मैसूर से सांसद हैं बीजेपी के। उनका कहना है कि जो ये वंदे भारत के नए रैक बन रहे हैं, नए जो ये बन रहे हैं ट्रेन में कोचेस बन रहे हैं, उनको रिलेटेड उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो ये भी रेलवे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके साथ ही रेलवे प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश में रेलवे के प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं, उसमें क्या प्रगति है, उससे संबंधित भी प्रश्न है। और इसके साथ ही रीडेवलपमेंट वर्क ऑफ छपरा रेलवे स्टेशन, राजीव प्रताप रूडी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने पूछा है छपरा में जो हो रहा है रीडेवलपमेंट, उसको लेकर सवाल है। और एक महत्वपूर्ण अच्छा सवाल है प्रीति के रेवेन्यू अर्न्ड बाय रेलवेज ऑन टिकट कैंसिलेशन, जो भारत में टिकट कैंसिलेशन होती है उससे कितना रेवेन्यू रेलवे को मिला है, ये सवाल है। रामप्रीत मंडल हैं, जेडीयू के सांसद हैं, और सुनील कुमार हैं, जेडीयू के सांसद, इन्होंने पूछा है। और क्योंकि कई बार वो रिफंड जो है टाइम से नहीं आता प्रीति, उसमें लेट होती है, और इससे रिलेटेड भी उन्होंने जानकारी मांगी है, तो जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इसके बाद पेपर ले होता है प्रीति, पेपर ले में 8 मंत्री आज पेपर ले करेंगे, और इसके अलावा एक जो रिपोर्ट है वो भी पेश होनी है। तो ये कार्रवाई और उसके ऊपर चर्चा लिस्टेड है ये राष्ट्रपति भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो ये आज रहने वाला है। पर सबसे बड़ा सवाल यही कि जैसा हमने पिछले कल देखा या पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं, संसद की कार्रवाई, लोकसभा की, राज्यसभा में हालांकि कार्रवाई चल रही है, पर लोकसभा की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये जो व्यवधान है ये आगे टूटेगा और बात जो है आगे चर्चा आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा प्रीति। बिल्कुल। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से प्रदीप पुरोहित जी, क्योंकि प्रश्नकाल की बात चल रही थी और पवन ने हमें बताया है किस तरह से रेलवे और तमाम जो अन्य मंत्रालय हैं उनसे जुड़े अहम सवाल पूछे जाने हैं। लोकसभा में हमने देखा 2 दिन प्रश्नकाल अच्छा चला, लेकिन फिर से कार्रवाई बाधित हुई। प्रश्नकाल की महत्ता को हम समझें तो कहीं ना कहीं हर सांसद के पास ये अधिकार है कि अपने प्रश्नों के जरिए जो कंसर्न है वो उठाए, और ख़ासतौर से मंत्रालयों से जुड़े या फिर अपने इलाकों से जुड़े सवाल वो उठा सके। प्रश्नकाल का ना चलना, ये इसको कितना गंभीर मानते हैं आप? देखिए, जो प्रश्नकाल समय होता है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, लोकसभा हो या राज्यसभा में, और जिसमें कि खाली सरकारी पक्ष के नहीं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि अपोजिशन का लोग, उनका भी काफ़ी सारे प्रश्न आता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में। आज जो इम्पोर्टेंस है रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के डिपार्टमेंट के ऊपर है, आपका प्लानिंग के ऊपर है, स्पेस के ऊपर है, प्रधानमंत्री कार्यालय संबंधित कुछ प्रश्न है, काफ़ी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आज है, और ओपोजिशन का काफ़ी प्रश्न भी आज है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश के लोग भी जो प्रश्नकर्ता होते हैं, एमपी होते हैं, जो पूछते हैं, वो देश के लोग भी जानते हैं और सरकार भी उसको महत्व देता है। और प्रश्न उत्तर के समय काफ़ी सारे काम, और मंत्री लोग भी सजाग रहते हैं कि क्या क्या पॉलिसी उनको चल रहा है, क्या जो प्रश्न है उसको क्या उत्तर देना पड़ेगा। और वो काफ़ी सारे प्रश्न ऐसा होता है जिसमें डिपार्टमेंट में कुछ सचेतनता तैयारी होता है, उन लोग फिर अवेयरनेस होते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है अपने डिपार्टमेंट में, फिर उसको ठीक करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न उत्तर कार्यक्रम, ये चलना चाहिए। लेकिन मैं भी संदेहान हूँ कि ये प्रश्न उत्तर आज जो इतने सारे इम्पोर्टेंस का डिपार्टमेंट का प्रश्न उत्तर है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ओपोजिशन चलाने देंगे कि नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है आज। बिल्कुल। और राज्यसभा में अगर हम देखें तो सीमा जी, तमाम है मंत्रालय हैं, सहकारिता से जुड़े प्रश्न हैं, शिक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, गृह मंत्रालय से जुड़े प्रश्न हैं, पंचायती राज, सड़क परिवहन, राजमार्ग, कौशल विकास, यानी इन मंत्रालयों वार देखें तो काफ़ी अहम प्रश्न है जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हैं, उनके हितों से जुड़े हुए हैं। प्रश्नकाल की कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं आप? हमारे यहाँ राज्यसभा में इस बार कोई अभी व्यवधान नहीं हुआ, लगातार 0 आवर, प्रश्न आवर सारे सही ढंग से चल रहे हैं। और ये जो प्रश्न होता है ये सांसद का अधिकार तो है ही है, इससे जनता का जुड़ा जो सवाल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जनता से सीधा सवाल सांसद पूछता है, सरकार उसका उत्तर देती है, और उसका उत्तर पूरा देश देखता है, जनता भी देखती है, तो प्रश्नोत्तर काल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी इस बार हमारे राज्यसभा में भगवान का शुक्र है कि इस बार अभी ठीक ठाक से चल रहा है। रही बात क्वेश्चन की, तो हर सांसद कुछ अच्छा क्वेश्चन ढूंढ करके लेके आते हैं ताकि उससे सारी बातें ऐसी उजागर हों जो सरकार अच्छा कर रही है उसको भी पब्लिक जाने, या सरकार का ध्यान कहाँ नहीं है 0 आवर में उसका ध्यान आकृष्ट करती है। तो ये सारे सवाल जवाब राज्यसभा में अभी तो ठीक चल रहे हैं, आज का क्या होगा पता नहीं, अभी तक तो पिछले 6 दिनों में ठीक चल रहा है। रोशन जी, प्रश्नकाल और शून्यकाल को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं लगातार एक वो दौर भी हमने देखा है जब प्रश्नकाल बिल्कुल ही
चलता नहीं था, गतिरोध के कारण पूरा प्रश्नकाल इस तरह से जाया होता था। लेकिन उसके बाद राज्यसभा में समय भी बदला गया। प्रश्नकाल और शून्यकाल को लेकर पिछले कुछ समय से चेयर की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसे चलने दिया जाए, क्योंकि हर सांसद का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल हो, उसको बोलने की इजाजत मिले। तो इसे लेकर कोशिशें, चेयर की चिंता और सांसदों का मैं कहूं सहभागिता कितनी जरूरी? देखिए, प्रश्नकाल ये सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण सदस्यों का होता है, क्योंकि सरकार से सवाल का जवाब पूछने का सबसे अच्छा जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो प्रश्नकाल है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार ने क्या काम किया, किस मंत्रालय का क्या काम हुआ, कौन से डिपार्टमेंट में क्या हुआ, कहाँ स्कूल खुले, कहाँ पुल बने, कहाँ सड़कें बनी, तो ये तो प्रश्नकाल ही है। जब आपके पास एक मौका होता है, आप सरकार से पूछ सकते हैं और आप ही उसे व्यवधान कर देते हैं, आप होना नहीं देते। अब देखिए, जब प्रश्नकाल के लिए एक मंत्री के पास जब कोई किसी सदस्य का प्रश्न आता है तो पूरा उनकी मिनिस्ट्री बैठती है, वहाँ ब्रीफिंग होती है, तैयारी होती है, 15 दिन से तैयारी होती है। और जब हाउस में वो मंत्री जी अपनी तैयारी के साथ आते हैं तो हाउस अर्जेंट हो जाता है। तो अब देखिए कि कितना समय बर्बाद हुआ। अब डिपार्टमेंट के लोगों का समय बर्बाद हुआ, मंत्री का समय बर्बाद हुआ, सदन का समय बर्बाद हुआ और उस सांसद का जिसका प्रश्न लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ प्रश्न जो लगते हैं वो लॉटरी से लगते हैं, तो एक सदस्य का सवाल पता नहीं फिर दोबारा कब आएगा, उसका लॉटरी पता नहीं कब लगेगी। तो आपने ये सारा मौके आपने गंवा दिए। अगर ऐसा हो कि रेगुलर आप सवाल पूछ सकें तो सरकारी डिपार्टमेंट भी अलर्ट रहते हैं कि अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो इस पर प्रश्नकाल में सवाल उठ जाएगा। तो उन सवालों से जो डिपार्टमेंट है वो भी डरते हैं कि अगर हमने गड़बड़ी की तो हम पकड़े जाएंगे। तो आप उस सारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं और सदस्यों का जो, ये तो सदस्यों का अधिकार है अगर आपने नहीं होने दिया। ऐसे ही जब शून्यकाल होता है, शून्यकाल में भी जो तत्कालिक मुद्दे होते हैं किसी अपने संसदीय क्षेत्र का या देश के जो अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर ये इशू उठते हैं, अगर आपने वो नहीं चलने दिया तो आपने तो अपना ही अधिकार खोया। तो इसलिए जो पीठ की तरफ से हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है कि कम से कम प्रश्नकाल में आप शोर शराबा न करें। प्रश्नकाल जब खत्म हो जाए तो आपको 0 आवर में मौका दिया जाएगा, 377 है वहाँ आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अपोजिशन की बार बार यही होती है कि प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया था। वो जितने भी नोटिस भेजते हैं वो कहते हैं कि प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए और हमारे बातों को पहले सुना जाए, जबकि सत्ता पक्ष जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हों चाहे सभापति हों, वो बार बार कहते हैं कि आप प्रश्नकाल होने दीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। लेकिन अपोजिशन की वो अपना ही अधिकार इसमें खो देते हैं। और मुझे लगता है कि इस पर बैठना चाहिए, सभी लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हम अपना अधिकार को क्यों खो रहे हैं। कभी फिर जो अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से फिर मजाक बनाया जाता है, सांसदों की कितनी बुराई की जाती है कि आपने लोगों के मुद्दे नहीं उठाए, तो वो भी लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल। एक बार हम राज्यसभा का भी अपडेट ले लेते हैं। कृति मिश्रा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं राज्यसभा का अपडेट लेकर। कृति, अगर राज्यसभा में हम देखें तो अपेक्षाकृत लोकसभा के मुकाबले वहां हमें बेहतर चर्चा देखने को मिली है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, जिसका माना जा रहा है संभावना पूरी है कि आज ये चर्चा पूरी हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका राज्यसभा में भी जवाब देंगे। राज्यसभा की कार्रवाई कितनी अहम आज के दिन? जी हाँ प्रीति, जैसा कि आपने कहा कि राज्यसभा की कार्रवाई अभी सुचारू रूप से चल रही है और अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो सबसे पहले नजर डालते हैं फॉर्मल बिजनेस पे। तो पेपर्स लेट की अगर हम बात करें तो जुआल ओरान ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय पर एक पेपर ले करेंगे। इसके अलावा BL वर्मा सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय पर पेपर ले करेंगे। इसके अलावा अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो आज बेहद महत्वपूर्ण सवाल लिस्टेड हैं और अगर हम मंत्रालयों पर नजर डालें तो देखिए कोऑपरेशन, होम अफेयर्स, एजुकेशन, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, पंचायती राज और साथ ही साथ ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन सभी मंत्रालयों से जुड़े सवाल आज सदन में पूछे जाएंगे। और अगर हम कुछ सवालों पर नजर डालें तो देखिए सबसे बड़ा सवाल जो बेहद अहम है नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर पूछा जाएगा। सरकार ने लगातार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि 2026 तक देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा, तो उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल आज सदन में पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ और सवालों पर अगर नजर डालें तो किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंप्यूटराइज यानी डिजिटाइज किया जा रहा है, साथ ही कौशल विकास के लिए महिलाओं के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं। नांदेड़ से स्पेसिफिक एक सवाल पूछा जाएगा, वहां पे कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। एजुकेशन मंत्रालय की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किस तरह से DU में हॉस्टल फैसिलिटी को और एक्सपैंड किया जाएगा। साथ ही
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार का कितना फोकस है। तो ये सभी सवाल पूछे जाएंगे। और अगर हम इसके बाद लिस्टेड बिजनेस की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमको पता है कि 28 जनवरी को दोनों सदनों को दिया गया था। इसके अलावा राज्यसभा की अगर बात करें तो 2 फरवरी सी सदानंदन मास्टर ने इसकी शुरुआत की थी। वो मोशन लाए थे जिसको सेकंड किया था बीजेपी की जो सदस्य हैं मेधा कुलकर्णी जी ने। तो वो चर्चा आज जारी रहेगी। हम देख रहे हैं जैसे पिछले लगातार 2 दिनों से जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो लगातार इकोनॉमी पर किस तरह से भारत ने आगे अपने कदम बढ़ाए हैं। टर्बुलेंट टाइम्स हैं, हमको पता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस कितने हैं। उसके अलावा इस पूरे ग्लूम में भारत एक शाइनिंग स्टार बनकर उभरा है। तो बहुत जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से स्टार्टअप पर काम हो रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम पे काम हो रहा है, किसानों के लिए क्या लगातार सरकार स्कीम ला रही है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये चर्चा आज सदन में जारी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि आज भी सार्थक चर्चा हमें देखने और सुनने को मिले। बिल्कुल कृति, ये तमाम अपडेट आपने राज्यसभा की कार्रवाई से जुड़ा हम तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृति आपका। अब प्रदीप जी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो लोकसभा में कल देखने को मिला है अनरूली बिहेवियर, इसे लेकर 8 सांसदों का निलंबन। एक तरह से आपके नज़रिए से देखें समझें तो जो सदस्यों का निलंबन की कार्रवाई हुई, सदन की कार्रवाई और नियमों के संदर्भ में इसे देखा जा रहा है, एक सांसद के रूप में आप इसे जो पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन है और सदन की गरिमा बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसके रूप में आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो स्पीकर जी ने जो रूलिंग दिए और चलाएंगे कैसे, एक प्रोसीजर होता है, रूल है जिसमें स्पीकर कोई भी हो वो उसी रूल के तहत लोकसभा को चलाएंगे। जब बारंबार लगातार अपोजिशन लीडर को बोल रहे हैं कि भाई आप ये नहीं बोल सकते हैं और आप कोई कोट नहीं कर सकते हैं, कोई जो किताब कोई पब्लिश नहीं हुआ है, और वो फिर भी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी वही बात को 10 बार लाइट जलाए, 10 बार उसको रिक्वेस्ट किए कि आप बोलिए, आप उसको छोड़े कोई भी बोल सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे जब राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर बोलने वाले थे, वो देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठे थे, वो भी चाहते थे कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी क्या क्या बोलेंगे वो सुनेंगे, धैर्य से बैठे थे, बहुत समय तक फिर भी बैठे रहे। लेकिन ऐसा हाल बना दिया लोकसभा का इन लोगों ने कि स्पीकर रूल रेगुलेशन के तहत कुछ लोग ये जो खड़े हो गए, चेयर के ऊपर चढ़ गए, सेक्रेटरी के चेयर के ऊपर हंगामा करने लगे, चलने नहीं दिया। तो क्या करेंगे स्पीकर को तो चलाना है, ये तो जो अपने मर्जी से चलाएंगे और स्पीकर जो रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, ऐसा तो नहीं है। लोकसभा तो चलेगा, लोकसभा तो खाली अपोजिशन के लिए लोकसभा नहीं है, देश के लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। तो उन लोग रुकावट जारी किए, तो ये सही डिसीजन लिए है। और मेरे को लगता है कि अपोजिशन ने अभी अपने हिसाब से वो चर्चा करना चाहिए, सोचना चाहिए कि देश को क्या मैसेज जा रहा है। इसके लिए वो लोग बोले क्या भी बोल सकते हैं, वो तो फ्री है। मोदी जी का क्या क्या गलत पॉलिसी है बोलिए, उन लोग ने एनडीए क्या क्या गलत काम किया है, देश के लिए क्या गद्दार किया है, उन लोग बोलने के लिए मुक्त है, राष्ट्रपति अभिभाषण में बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज को पकड़ के जो रूलिंग हो गया है, जो स्पीकर बोल रहे हैं कि ये रूलिंग दे दिया है, नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ये लगता है कि ये चाहते हैं कि ये लोकसभा चलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी का जो स्पीच है, जो भाषण है, जो सारे देश को के लिए संबोधित करेंगे, देश के लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं कि मोदी जी क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर क्या क्या विजन लक्ष्य जानने के चाहते हैं। मेरे को लग रहा है अपोजिशन नहीं चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति अभिभाषण में बोले, वो डिस्टर्ब करने के लिए, अचल करने के लिए ये कर रहे हैं। और स्पीकर जी जो डिसीजन लिए हैं वो सही है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि अंपायर अगर कोई डिसीजन दिया है, वो जितना फील्ड में प्लेयर है मानने के लिए बाध्य है, वो नियम है। अगर नहीं मानेगा तो अंपायर चलाएगा कैसे, खेल कैसा हो सकता है, ये नहीं चलेगा। और स्पीकर जी ने सही डिसीजन लिए हैं। ठीक है, सीमा जी आप इसे कैसे देख रहे हैं? अगर इसको हम सस्पेंशन की जो कार्रवाई हुई है, इसे हम इंस्टीट्यूशनल बैलेंस के संदर्भ में देखें तो एक तरह से संसद की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, कैसे बनती है? देखिए, संसद चलाना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की। और जब दोनों का आपस में सामंजस्य रहेगा तो सदन बेहतर चलेगा, और जब सदन बेहतर चलेगा तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। लेकिन विपक्ष का खाली एक मुद्दा है कि हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, हम माननीय मोदी जी को नहीं बोलने देंगे, हम कोई भी बढ़िया बात पार्लियामेंट में नहीं पेश करने देंगे। विपक्ष
के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो खाली यही काम करता है कि डिस्टर्ब करना। और विपक्ष जितना डिस्टर्ब करती है पार्लियामेंट में, वो सब पूरा देश देखता है और पूरा देश इनके ऊपर थू थू करता है कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री पूरे भारत को नया भारत बनाने में जुड़ा है, एक तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे भारत को सजाने संवारने में जुटा है, दूसरी तरफ विपक्ष उसको रोकने का काम करती है। अब जैसे कोई चर्चा अभी लोकसभा में नहीं हुई, 2-3 दिन से लोकसभा में डिस्टर्बेंस चल रहा है। राहुल गांधी का जो आचरण था, राहुल गांधी की जो बात थी, राहुल गांधी ने जो किया उसको पूरे देश ने देखा। राहुल गांधी बार बार ये गलत बोलते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। वो विदेशों में भी जाकर के यह कह करके आते हैं कि पार्लियामेंट में हमको बोलने नहीं दिया जाता, जबकि आप सीधा लाइव प्रसारण होता, आप देख सकती हैं बार बार स्पीकर साहब उनको बटन दबा रहे हैं कि आप बोलो, आपको बोलने का समय दिया गया, लेकिन राहुल गांधी जी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की लीडरशिप इसीलिए कुछ काम नहीं कर पा रही है क्योंकि कांग्रेस ने जिनको लीडर बनाया है, जिनको नेता बनाया है, उनको लीडर होने का कोई गुण ही उनके अंदर में नहीं है। तो पार्लियामेंट में जो कांग्रेस का रवैया है वो अच्छा नहीं है। कल 8 सांसदों को निलंबित किया गया। कोई घर चलाना हो, चाहे परिवार चलाना हो, चाहे समाज चलाना हो, चाहे पार्टी चलाना हो, चाहे पार्लियामेंट चलाना हो, सब कुछ चलाने के लिए रूल रेगुलेशन होता है, एक नियम और कायदा होता है। जब परिवार में कायदा नहीं है तो परिवार बिगड़ जाता है, समाज में कोई कायदा ना हो तो समाज बिगड़ता है, और पार्लियामेंट में कोई कायदा कानून नहीं रहेगा तो पार्लियामेंट भी बिगड़ेगी। इसीलिए जो देखने को मिल रहा है, आदरणीय ओम बिरला जी ने बहुत सादगी के साथ, बड़े सम्मानजनक शब्दों के साथ विपक्ष से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि लोकसभा चलने दीजिए, लेकिन ये चलने नहीं दे रहे हैं। मैं समझती हूँ ये प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। रोशन जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के नज़रिए से अगर देखें समझे तो संसद के इतिहास में सस्पेंशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार ये सवाल उठता है कि डिबेट और डेकोरम के बीच संतुलन कैसे बना रहे। तो आप इस एपिसोड को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री एवोल्यूशन भी धीरे धीरे हो रहा है, कैसे रखेंगे इसे, कैसे देखेंगे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारी संसद बनी थी, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि मावलंकर जी का नाम खास करके लिया जाता है कि सदन में इतनी अनुशासन होता था कि अगर किसी सदस्य ने अपने चेयर से खड़े हो गए तो हाउस एडजर्न कर देते थे। तो इतना बढ़िया उनका अनुशासन होता था और धीरे धीरे वो चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमने सदन में स्प्रे लाते हुए लोगों को देखा और चेयर पर चढ़े हुए और किताब चेयर की तरफ फेंकते हुए भी हमने देखा। तो जब हम अनुशासन बनाना है तो अनुशासन बनाने के लिए कठोर निर्णय लेने भी जरूरी होते हैं। ये जैसे आपने कहा कि पहली बार तो नहीं हुआ कि जो सस्पेंशन हुआ है, लेकिन सस्पेंशन भी जरूरी है अगर इस तरह का बिहेवियर हो, अगर इस तरह से आप कागज़ फाड़कर चेयर की तरफ फेंकते। मर्यादा और गरिमा 2 शब्द बार बार कहे जाते हैं कि सदन की मर्यादा रखिए और गरिमापूर्ण आप व्यवहार कीजिए, क्योंकि एक सांसद से जिन लोगों ने अपने सदस्य को चुनकर भेजा है उनकी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर वो सदन में आके और कागज़ फेंके और पीठासीन अधिकारी की तरफ फेंके तो ये पूरा देश देख रहा है, सब लोगों को लगता है कि ये हमारा जो प्रतिनिधि है वो किस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। तो एक्शन हुआ है, निलंबन हुआ है, और ये मुझे लगता है कि जो बाकी सदस्य हैं उनको भी इस बात के लिए सबक सीखना चाहिए कि हम मर्यादित व्यवहार रखें, अपनी बात उठाएं, अपना जो मुद्दे होते हैं आप अपनी चेयर पर बैठकर आप बात करें, न कि वेल में आके और कागज़ फेंके या किताबें फाड़ के या टेबल के ऊपर चढ़ गए। तो एक्शन तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि बार बार इस बार जब बीएससी की मीटिंग होती है या ऑल पार्टी मीटिंग होती है तब इसमें सहमति होती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही सदन में सदस्य आते हैं तो अंदर क्या हुआ उस बारे में भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्शन तो जरूरी है, अनुशासन बनाने के लिए कार्रवाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ चर्चा को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। आगे हम प्रश्नकाल की बात करेंगे डिटेल में। प्रदीप पुरोहित जी, सीमा जी, आप दोनों को कार्रवाई में हिस्सा लेने जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रोशन गौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आइए डिटेल में हम बात करते हैं, एक नज़र प्रश्नकाल पर डालते हैं। तो लोकसभा के प्रश्नकाल की शुरुआत की बात करें तो आज तमाम अहम मंत्रालय हैं जिनसे संबंधित तारांकित प्रश्न पूछे जाने हैं।
दुमका झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद नलिन सोरेन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से PMGKAY और PDS की प्रभावशीलता से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि झारखंड के दुमका जिले में जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के जनजातीय और ग्रामीण बहुल छिंदवाड़ा जिले और महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच और प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, इनका ब्यौरा क्या है। नरसारा उपेट आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद लावू श्री कृष्णा देवरायालू इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से आंध्र प्रदेश में डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। आंध्र प्रदेश में कितने छात्रों ने डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत इंटर्नशिप पूरी की है और इससे संबंधित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रों द्वारा अपनाए जा रहे पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है। केरल के आलपुझा से कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल रेल मंत्री से केरल में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे क्या सरकार केरल में वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ियां शुरू करने की योजना बना रही है, अगर हाँ तो इन्हें शुरू करने की समय सीमा और राज्य को आवंटित रेलगाड़ियों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है, और केरल में वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ियों के लिए प्रस्तावित विशिष्ट मार्गों और इससे यात्रा के समय में संभावित कमी का ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान रेल मंत्री से पूछेंगे कि देश में भारतीय रेल द्वारा विनिर्मित किए जा रहे रेल रैकों का ब्यौरा क्या है। देश में विशेषकर झारखंड में वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ियों के लिए प्रस्तावित निर्माणाधीन रेल रैकों की संख्या की स्थिति क्या है। इन रेल रैकों के निर्माण को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा का ब्यौरा क्या है। इन्हें कब नियमित यात्री सेवा में शामिल किया जाना है। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के घरेलू निर्माण से जुड़ा प्रश्न करेंगे। पूछेंगे क्या महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक संगठनों की असेंबली के अलावा इनके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई राष्ट्रीय ढांचा मौजूद है। अगर हाँ तो कार्यनीतिक आयात पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इनका ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा रेल मंत्री से पूछेंगी क्या मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित काठ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत पर्याप्त यात्री सुविधाओं का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप समुचित पार्किंग स्थान और उपयुक्त प्रतीक्षालय का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। अगर हाँ तो स्टेशन पर इन आवश्यक सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकार ने व्यवस्थित पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराने, एक सुसज्जित प्रतीक्षालय का निर्माण करने और यात्रियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच की व्यवस्था किए जाने सहित प्रस्तावित जो कार्रवाई है उनका ब्यौरा क्या है। आंध्र प्रदेश के ओंगोले से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद मंगोटा श्रीनिवासलू रेड्डी रेल मंत्री से आंध्र प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। आंध्र प्रदेश में विशेषकर गुंटूर मंडल में प्रस्तावित स्वीकृत निर्माणाधीन रेल अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाओं के लिए आवंटित स्वीकृत जारी की गई उपयोग में लाई गई निधियों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री से पूछेंगे कि क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने पराली से जैव बिटुमेन विकसित करने के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। बिहार के पश्चिम चंपारण से बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल कोयला मंत्री से जानना चाहेंगे वर्ष 2025 के दौरान कोयले के पारदर्शी आवंटन के लिए भारत में पारदर्शी रूप से कोयला दोहन और आवंटन के लिए योजना संबंधी नीति के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रस्तावित और वास्तव में आवंटित कोयले की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है और इनके वास्तव में आवंटित कोयले की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है। कार्यान्वयन और परिणामों का श्रेणीवार ब्यौरा भी उन्होंने मांगा है। केरल के एर्नाकुलम से कांग्रेस के सांसद हैबी ईडन रेल मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार का विचार केरल में रेलवे अवसंरचना का समतापूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए एर्नाकुलम लोको शेड को बनाए रखने और इसे और विकसित करने के लिए कदम उठाने का है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, नहीं तो कारण क्या है। 3 वर्षों के दौरान एर्नाकुलम डीजल लोको शेड के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है, इसका भी ब्यौरा उन्होंने मांगा।
उत्तर प्रदेश के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से डिजिटल इंडिया योजना के कार्यान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे। पूछेंगे कि देश में डिजिटल इंडिया योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है। देश भर के सभी गांव और दूरदराज के कस्बों को बुनियादी संचार इंटरनेट सेवाओं से जोड़ दिया गया है, तो ब्यौरा क्या है। बिहार के सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी रेल मंत्री से पूछेंगे कि छपरा जंक्शन पर रीडेवलपमेंट कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है। इसके अंतर्गत प्रस्तावित कार्य के मुख्य घटकों सहित अब तक प्राप्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति का प्रतिशतवार ब्यौरा क्या है। इस जंक्शन के पुनर्विकास के लिए प्रारंभ में कितनी बजट राशि स्वीकृत की गई। बिहार के झांझरपुर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल रेल मंत्री से पूछेंगे कि 3 वर्षों के दौरान टिकटों को रद्द कराने से रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है। 3 वर्षों के दौरान कंफर्म टिकटों और तत्काल सेवा के अंतर्गत आरक्षित टिकटों पर यात्रियों द्वारा यात्रा नहीं किए जाने के प्रति टिकट की राशि नहीं लौटाने के कारण रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश के धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री से पूछेंगे कि सरकार ने तिमाही आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों सहित अलग अलग आंकड़े जारी किए हैं, ब्यौरा क्या है। क्या आईएमएफ ने सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद के जारी किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता को ग्रेड बी से घटाकर ग्रेड सी श्रेणी कर दिया है। अगर हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसके लिए बताए गए कारणों का ब्यौरा क्या है। झारखंड के जमशेदपुर से बीजेपी के सांसद विद्युत बरन महतो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछेंगे कि शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए सिटी एस्केलेटर प्रोग्राम के उद्देश्यों, कार्यान्वयन ढांचों और प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है। 10 राज्यों में से पहले 30 शहरों के चयन के मानदंड क्या है। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, कोयला, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उत्तर पूर्वी विकास, पृथ्वी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रसारण, खान, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, संसदीय कार्य, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन योजना, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित कुल 20 प्रश्न हैं जो पूछे जाने हैं। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय परमाणु राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। लोकसभा में एक सवाल प्रश्नकाल के दौरान कोयला मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में एक सवाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। 3 ऐसे सवाल हैं लोकसभा में जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। इसका जवाब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित हैं। इसका जवाब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। 10 ऐसे सवाल हैं लोकसभा में जो रेल मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। एक सवाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। एक प्रश्न सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह देंगे। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले चरण में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता, शिक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, गृह, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कौशल विकास और उद्यमिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य और महिला विकास से संबंधित कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता से जुड़े 2 सवाल पूछे जाने हैं। इसका जवाब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। 2 सवाल राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाने हैं। इसका जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में 2 सवाल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से जुड़े हैं। इसका जवाब केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह देंगे।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न गृह मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। एक प्रश्न पंचायती राज मंत्रालय से जुड़ा है। इसका जवाब केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हैं। इसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देंगे। 3 प्रश्न कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जुड़े हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी इसका उत्तर देंगे। एक सवाल जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा है। इसका जवाब केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम देंगे। इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। अब से कुछ ही देर में ठीक 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत होनी है। कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।